इट्स अ गुड प्रॉब्लम, डिस्कस करते हैं इसको। पहले रीड कर लेते हैं। ऑफ द थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1, E2 and E3, the probability of only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, only E3 occurs is gamma। बोलता है कि E1 केवल अकर करता है, पहली बात तो इंडिपेंडेंट है। फिर बोलता है E1 ओनली अकर करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। ओनली E2 अकर करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बीटा है। और ओनली E3 अकर करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी गामा। लेट द प्रोबेबिलिटी P that none of the event E1, E2 or E3 occurs satisfy the equations alpha minus 2 beta P is equal to alpha beta and beta minus 3 gamma P equal to 2 beta gamma। कहता है कि तीनों अकर ना करें, इनमें से कोई भी अकर ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी P है। अल्फा बीटा गामा यहां से डिफाइन कर चुका है और बोलते हैं अल्फा बीटा गामा और P में दो रिलेशंस ये लिखे हुए हैं। ऑल द गिवन प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू लाई इन द इंटरवल 0 and 1। ऑब्वियस सी बात है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3। अब यहाँ पे ओनली E1 अकर करने का मतलब क्या है? फिर वो बात कर रहा है कि तीनों होंगे, तीन इवेंट है, तीनों होंगे, उसमें से E1 अकर करेगा, दूसरा नहीं अकर करेगा साथ में, और तीसरा भी नहीं अकर करेगा। ठीक है ना? और E1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब अलग है, उसका फिर E2, E3 से मतलब नहीं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि केवल E1 अकर करता है, तो साथ में इसका मतलब ये भी होता है कि E1 अकर करता है और E2 और E3 अकर नहीं करते। तो पहले तो मैं मान लेता हूं कि E1 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1, उसको मैंने x मान लिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 इसको y मान लेता हूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3 इसको z मान लेता हूं, क्योंकि हमसे पूछा है E1 और E3 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटीज का रेशियो, मतलब वो हमसे पूछ रहा है x डिवाइडेड बाय z। आई भी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? E1 अकर करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी x है। E2 अकर करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी y है, और E3 अकर करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी z है। अब ये जो सारी कंडीशंस लिख रहा है ना, ओनली E1, ओनली E2, ओनली E3, और तीनों में से कोई भी अकर नहीं करता। ओनली E1 का अल्फा दे दिया, ओनली E2 का बीटा दे दिया, ओनली E3 का गामा दे दिया, और तीनों एक साथ अकर नहीं करते हैं, उस बात के लिए उसने P लिख रखा है। तो मैं इन कंडीशंस का यूज कर लेता हूं। ओनली अकरेंस का मतलब क्या? ओनली अकरेंस ऑफ E1 का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि E1 अकर करती है और साथ में E2 और E3 अकर नहीं करते, इंडिपेंडेंट भी है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब E1 भी होता है, E2 भी होता है, E3 इवेंट भी होती है, उसमें से E1 अकर करती है, E2 और E3 अकर नहीं करते। ठीक है ना? तो अकर करने को मैंने E1 से लिखा, ना अकर करने को बाहर से लिखा हो। तो E1 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी थी कितनी? x थी। E2 के अकरेंस की अगर y थी ना, तो E2 के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 1 माइनस y। और E3 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी थी z, तो E3 के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस z। ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना? अब दूसरा, इसको उसने बोला क्या है? उसने इस वैल्यू को बोला है दिस इज अल्फा। अगर हम अल्फा ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बीटा गामा डायरेक्टली लिख दे, चलेगा? तो बीटा का मतलब था कि ओनली E2 अकर्स, मतलब E1 नहीं अकर करता है और E3 भी अकर नहीं करता है, ओनली E2 अकर करता है। तो अगर E1 अकर नहीं करता है तो 1 माइनस एक्स, अकरेंस का x था तो नॉन अकरेंस का 1 माइनस एक्स, और E2 अकर करता है तो y, और साथ में E3 नहीं अकर करता है तो 1 माइनस z, क्योंकि E3 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी थी z, तो नॉन अकरेंस की 1 माइनस z, और इस वैल्यू को उसने बोला है कितना? ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया, राइट? इसके बाद तीसरा उसने बोला ओनली E3 अकर्स, इसका मतलब E1 डज नॉट अकर, E2 डज नॉट अकर। तो E1 के अकरेंस का अगर x था ना, तो नॉन अकरेंस का 1 माइनस एक्स, E2 के अकरेंस का y था तो नॉन अकरेंस का 1 माइनस y,
और E3 अकर करता है दैट इज Z, और ये उसने कितना बोला है, दिस वैल्यू इज गामा। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए काइंड ऑफ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। और एक कंडीशन उसने हमें और दी कि तीनों में से कोई अकर नहीं करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी P दे रहा है। मतलब E1 नहीं अकर करता है, कितने से, 1 माइनस एक्स से। E2 नहीं अकर करेगा, किस प्रोबेबिलिटी से, 1 माइनस वाई से। और साथ में E3 भी अकर नहीं करेगा, किस प्रोबेबिलिटी से, 1 माइनस जेड से। और ये वैल्यू हमें कितनी दी है, दैट इज P, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। हमें तो Z और X निकालने ना, इन कंडीशंस दी, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सोल्यूशन दिख रहा है मुझे, और वो सिंपल सोल्यूशन क्या है, क्योंकि दो टर्म इसमें ये वाले इसके साथ कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड, इसके दो टर्म भी यहाँ पे कॉमन है और इसके दो टर्म भी यहाँ पर कॉमन है। तो अगर मैं इन सारी इक्वेशन को इसमें डिवाइड कर दूं ना, तो थोड़े सिंपल रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो एक एक करके इनको डिवाइड करते हैं। पहले मैं अल्फा वाले को डिवाइड करता हूं चौथी इक्वेशन में। तो इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस वाई कैंसिल होगा और 1 माइनस जेड भी कैंसिल होगा। तो अगर मैं इस वाले में इसमें इसको डिवाइड करता हूं ना, तो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई अल्फा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस P डिवाइडेड बाई अल्फा। एक्स को सेपरेट कर दिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 को राइट में ले गए, तो 1 प्लस P बाई अल्फा। और सिमिलरली हम लोग सब रिजल्ट तो एक ही जैसे, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहां से 1 बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी 1 प्लस P डिवाइडेड बाई बीटा। और सिमिलरली हमें 1 बाई जेड मिलेगा, 1 प्लस P डिवाइडेड बाई गामा। तीनों इक्वेशन तो एक ही जैसी है ना, सिमेट्री दिख रही है वहां पे। हमारे पास ये तीन रिजल्ट्स आ गए, ठीक है ना। एक्चुअली ये रिजल्ट्स मैंने ऐसे लिखे भी हैं क्योंकि जो हमें निकालना है वो x बाई जेड है, और x बाई जेड का मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, दिस इज 1 बाई जेड डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 बाई जेड डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। और 1 बाई एक्स हमने कितना निकाला, 1 बाई एक्स हमने निकाला है 1 प्लस P बाई अल्फा, 1 प्लस P बाई अल्फा, दिस इज 1 प्लस P डिवाइडेड बाई अल्फा। ये तो 1 बाई जेड था, ओके। 1 बाई एक्स हम लोगों ने निकाला, हाँ 1 बाई जेड लिखना था, 1 प्लस P बाई गामा, राइट, 1 प्लस P बाई गामा, एंड दिस इज 1 प्लस P डिवाइडेड बाई अल्फा। हमें एक्चुअली ये वैल्यूज निकालनी, ठीक है ना। अब इतने से काम तो नहीं चलने वाला, अल्फा भी आ रहा है बीटा भी आ रहा है, मतलब ये तो ठीक काम का है, लेकिन बीटा 20 में आ रहा है, उसके लिए हमें उसने और भी इक्वेशंस दी। इन दो इक्वेशंस का हमें यूज करना पड़ेगा। हमारे रिजल्ट में कहीं बीटा है नहीं, तो इन दोनों से बीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। तो दो इक्वेशन चेक करते हैं, 1 माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, 1 माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, राइट। और एक इक्वेशन और थी हमारे पास, वो इक्वेशन कौन सी थी, वो इक्वेशन थी बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी, बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा, आई थिंक यही थी, 2 बीटा गामा, करेक्ट। अब इन दो से हमें क्या करना है, हमें बीटा को एलिमिनेट करना है। तो बीटा को एलिमिनेट कैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये अल्फा माइनस 2 बीटा था, राइट, दिस इज अल्फा माइनस, पूरा दोबारा से लिख देते हैं, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी, अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। फिर चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इक्वल टू अल्फा, इनसे बीटा गैप कर दो, राइट। बीटा गैप करने के प्रोसेस में क्या करते हैं, इससे बीटा निकालते हैं, तो अल्फा पी माइनस 2 बीटा पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा,
फिर मैंने कुछ गलत लिख दिया और मैंने ये गलत लिख दिया, अल्फा बीटा लिख दिया। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक आंसर गलत कर देगी। अल्फा पी माइनस 2 बीटा पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इस बीटा को राइट में ले जाओ, तो अल्फा पी अल्फा बीटा प्लस दिस, उससे बीटा बाहर निकाल लो तो बचेगा अल्फा प्लस 2p, और यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा पी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2p। इससे भी बीटा निकाल लेते हैं, बीटा पी माइनस 3 गामा पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा। बीटा बीटा सेपरेट कर लो तो इसको लेफ्ट में लाते हैं, बीटा कॉमन निकाल लेते हैं। दिस विल बी p माइनस 2 गामा एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 गामा इंटू p। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 3 गामा इंटू p डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 गामा। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, राइट। हमें बीटा तो गायब करना था ना, तो मैं इसको बीटा, इस बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, अल्फा p डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2p। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये p और p कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा इन्वर्ट करके लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इन्वर्ट करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 2 गामा, राइट, डिवाइडेड बाई 3 गामा। 1 माइनस 2 गामा सही लिखा ना, थोड़ा सा गलत हो गया, दिस इज p माइनस 2 गामा। तो दिस इज p माइनस 2 गामा डिवाइडेड बाई 3 गामा एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2p डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है ना। और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम तो हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक? इतने पार्ट को साफ कर देता हूं। और ये भी सब हो गया तो पूरा हटा देता हूं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पे रिजल्ट आ रहा है p डिवाइडेड बाई 3 गामा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2p डिवाइडेड बाई अल्फा। इस 2/3 को राइट पर ले जाते हैं, p डिवाइडेड बाई 3 गामा, इसको राइट पर ले जाएंगे, दिस इज 5/3 और प्लस 2p डिवाइडेड बाई अल्फा। ये 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p डिवाइडेड बाई गामा इज इक्वल टू 5 और प्लस 6p डिवाइडेड बाई अल्फा। अब अगर पैटर्न चेक करो ना, जो हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था, 1 प्लस p बाई गामा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस p बाई अल्फा। तो p बाई अल्फा और p बाई गामा तो दिख रहा है, और अगर 1 निकालना है तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है 1 ऐड कर दो, राइट। तो मैं दोनों साइड पे क्या करता हूं, 1 ऐड कर देता हूं। अगर दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे तो अब शायद हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि दिस इज 1 प्लस p डिवाइडेड बाई गामा और 5 प्लस 1 विल बी 6 प्लस 6p डिवाइडेड बाई अल्फा, और इससे 6 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस p डिवाइडेड बाई गामा 6 कॉमन लेंगे, 1 प्लस p डिवाइडेड बाई अल्फा। तो यहां से हमें 1 प्लस p डिवाइडेड बाई गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस p डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू मिल गई एंड दिस वैल्यू इज 6। और हमें यही निकालना था, 1 प्लस p बाई गामा डिवाइडेड बाई 1 प्लस p बाई अल्फा, उसकी वैल्यू 6 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मैं इसको एक तरीके से और भी सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगने वाला है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।